बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है 12.2। ठीक हो गया। हमारा 12.2 आर्टिकल है और आर्टिकल का नेम है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। आप लोगों ने बताना है सिंपल माइक्रोस्कोप को बेटा दूसरा नाम दिया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। ठीक हो गया बेटा। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है, और ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ना बेटा, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बेटा हमें लार्ज करके दिखाता है। ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है। जो कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और बेटा ये हमारे पास क्या करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है। किस टाइम? जब जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसको आप लोग प्लेस करते हो नियर टू लेंस। नियर टू लेंस बेटा, लेंस के इतना करीब प्लेस करते हो कि उसकी फोकल लेंथ से भी ज़्यादा करीब, या उसका जो फोकस पॉइंट होता है ना बेटा उससे करीब जब प्लेस करते हो। आप लोगों ने पढ़ा था जब बेटा फोकस से आप लोग ज़्यादा करीब प्लेस करते हो तो आप लोगों के पास बेटा एक वर्चुअल लार्ज और एक मैग्नीफाइड बेटा आप लोगों को जो इमेज है वो मिल जाती है। ठीक हो गया। और जो इमेज आप लोगों को मिलती है बेटा वो इरेक्ट होती है। अच्छा बच्चों, हमारे पास टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आप लोगों ने याद रखना है एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है। जो कि बेटा हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, और वो जो लेंस होता है वो हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है जो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो बेटा अगर ये इसका फोकस पॉइंट है तो हम यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। बेटा जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, लार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है। ये बेटा लास्ट केस था जब हम इमेज बनाते थे कन्वेक्स लेंस से, तो बेटा उस टाइम हमारे पास ये वाला जब हमने डील किया था उस टॉपिक को अगर आप लोग देख लें लेंस से, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था, तो बेटा उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जब इमेज को आप लोग प्लेस करते हो फोकस से ज़्यादा करीब लेंस के, तो उस टाइम जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है और लार्ज बनती है। यानी बेटा हमारे पास जो इमेज हमें मिल रही है वो कौन सी इमेज मिल रही है? लार्ज इमेज मिल रही है। अच्छा वो कहता है कितना नियर? बेटा वो कहता है एट द नियर पॉइंट। बेटा नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर। यानी बेटा अगर आप 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखते हो तो आप लोगों को जो इमेज मिलेगी बेटा वो क्लियर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये नियर पॉइंट क्या है बेटा? नियर पॉइंट ना वो कम से कम फासला है जहाँ पे आप किसी वर्ड को, किसी चीज़ को इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब मैं बुक को अपने हैंड में उठाता हूँ और बेटा अपने करीब करके पढ़ता हूँ, तो जहाँ पे मुझे सही वर्ड नजर आते हैं वो मेरा नियर पॉइंट होगा। बेटा उम्र के साथ साथ ये ज़्यादा हो जाता है, इसके बारे में आगे पढ़ना है। देखा बूढ़े लोग जो होते हैं बेटा वो इस तरह करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इस तरह करके क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट होता है बेटा, जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है मिनिमम कितना है? 25। अच्छा फिर एक दफ़ा लास्ट में सुन लो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, वो स्मॉल को लार्ज करके दिखाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है बेटा वो लेंस के करीब होता है। कितना करीब होता है? फोकस से भी ज़्यादा करीब होता है। बेटा इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल, लार्ज, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनती है। बेटा अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा इसके लिए ना इस टॉपिक में आपने सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट को अपनी नॉर्मल आई से देखते हो तो उसकी जो हाइट आपको नजर आती है बेटा वो स्मॉल हाइट होती है h0, और उस टाइम जो आपका एंगल बनता है वो थीटा बनता है। और जो डिस्टेंस आप लोग बेटा उसके लिए यूज करते हो इमेज और आइज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो d0 होता है। अच्छा वो कहता है फॉर एग्जाम्पल बेटा इस पॉइंट पे मुझे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको अपनी आंख के करीब लेके आऊंगा तो जो ये थीटा एंगल होगा बेटा ये लार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे बेटा इसको मैं मूव करूंगा टूवर्ड आई, बेटा जैसे ही आंख की तरफ मूव करूंगा जो थीटा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा। अच्छा थीटा लार्जर होकर बेटा बन जाएगा थीटा डैश। ठीक है। बेटा थीटा लार्जर होकर बन जाएगा थीटा डैश। अच्छा आप लोग ना अपनी अपनी बुक्स अपने पास उठाएं, उनको आंख के करीब लेके आए। बेटा जैसे करीब लेके आओगे आपको वर्ड शुरू में थोड़े बड़े नजर आएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप अपनी आंख के बहुत ज़्यादा करीब ले आओगे तो बेटा आपको वर्ड्स नजर नहीं आएंगे। बेटा यानी जैसे आप आंख की तरफ नजर करते हो या उसको और करीब ले आते हो तो बेटा ब्लर हो जाता है। ठीक है। आप लोगों को बेटा जो इमेज है वो नजर नहीं आती। यानी फॉर एग्जाम्पल आप लोग बड़ी इमेज देखना चाहते हैं, इसके लिए बेटा आप लोग अपनी बुक को उठा के अपनी आंख के करीब लाएं
जैसे ही आप लोग अपनी आंखें करीब लाओगे बेटा, आप लोगों को जो इमेज होगी वो नजर नहीं आएगी, बल्कि वो ब्लर हो जाएगी। फिर हम बड़ी इमेज किस तरह देख सकते हैं बेटा? इसके लिए ये अगर आप लोगों की आई है तो यहाँ पे बेटा आप लोग कन्वेक्स लेंस प्लेस करोगे, ठीक है। अच्छा, ये कन्वेक्स लेंस प्लेस करोगे, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा बेटा? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का इससे डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। इस ऑब्जेक्ट को वो एक लार्ज इमेज करके देगा, और वो जो इमेज होगी बेटा उसको एच आई बोलोगे, और ये जो इमेज होगी बेटा ये वर्चुअल होगी। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्यों होगी? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान होता है तो इमेज जो मिलती है बेटा वो लार्ज मिलती है और वर्चुअल मिलती है, ठीक है। इस तरह बेटा आप लोगों के पास एक लार्ज और वर्चुअल इमेज आप लोग हासिल कर लोगे और उसको इजीली देख भी लोगे। अच्छा बेटा, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होती है बेटा वो एक रेशियो होती है, वो एंगल जो आप लोगों ने उस टाइम सबटेंडेड किया है जब आपने लेंस प्लेस किया है, और उस एंगल के दरमियान बेटा जो आपने तब सबटेंडेड किया है जब आपने कोई लेंस प्लेस नहीं किया। यानी m बराबर आ जाता है थीटा डैश ओवर थीटा के बेटा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। यानी ये इसका फार्मूला है मैग्निफिकेशन का। इधर आप लोगों ने इस चीज की डेरिवेशन तो नहीं करनी, लेकिन जस्ट याद रखना है कि हमारे पास जो थीटा डैश ओवर थीटा बराबर है वो बराबर है 1 प्लस डी ओवर एफ। बेटा डी क्या है? डी ये डिस्टेंस है इमेज का, एफ क्या है बेटा? फोकल लेंथ है, एम क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है। अब अगर आप लोग इस रिलेशन को देखो तो आप लोग देखोगे मैग्निफिकेशन पावर और जो फोकल लेंथ है बेटा उसका आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्निफिकेशन कम होगी। अच्छा बेटा, हमारे पास टॉपिक था माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा हमने बात की कि सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा आप लोग एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हो किसी भी इमेज को बड़ा करके देखने के लिए। बेटा जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, लार्जर बनती है। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना बेटा जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप लोग प्लेस करते हो आइस की तरफ, उसका जो एंगल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है वो आपको बेटा ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आता। इस चीज को क्लियरली देखने के लिए बेटा आपने क्या प्लेस करना है? लेंस। जैसे ही लेंस प्लेस करोगे बेटा लेंस आपको उसकी एक मैग्नीफाई इमेज दे देगा, ठीक है। तो बेटा उस टाइम जो एंगल होगा वो थीटा डैश होगा। बेटा इमेज मैग्नीफाइंग या वर्चुअल या इरेक्ट क्यों होती है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और लेंस के दरमियान प्लेस किया जाता है, ठीक हो गया। और बेटा इसकी मैग्निफिकेशन की फार्मूला बनता है थीटा डैश ओवर थीटा, जिस जो कि इक्वल है 1 प्लस डी ओवर एफ। बेटा ये वाला फार्मूला ये डिनोट करता है अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन कम होगी, अगर फोकल लेंथ कम होगी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास आता है रिजॉल्विंग पावर। अच्छा बेटा, रिजॉल्विंग पावर ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेटा दो क्लोजली ऑब्जेक्ट के दरमियान, ऑब्जेक्ट के दरमियान यहाँ पॉइंट सोर्स के दरमियान। बेटा रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बेटा हम जो ऑब्जेक्ट करीब करीब पड़े होते हैं क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट या क्लोजली प्लेस्ड बेटा पॉइंट सोर्स के दरमियान हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आप लोग यूज करते हो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा माइक्रोस्कोप से आप लोग क्या कर सकते हो? जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो जर्म्स यानी बेटा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बेटा स्टडी के लिए आप लोग इसको यूज करते हो सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा वो जो करीब करीब जर्म्स होते हैं, यानी ये एक है ये दूसरा बेटा, इनके दरमियान जब डिफरेंशिएट करती है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो? रिजॉल्विंग पावर। बेटा इसके अलावा आप लोग टेलीस्कोप यूज करते हो, इन चीज़ों को आप लोग आगे पढ़ोगे। बेटा टेलीस्कोप यूज करते हो स्टार्स वगैरह को देखने के लिए, तो वहां पे बेटा अगर आप लोगों ने स्टार्स के कुछ पार्ट्स को, उसके जो पॉइंट्स हैं बेटा उनको डिफरेंशिएट करना हो तो बेटा वो क्या कहलाएगा? रिजॉल्विंग पावर। बेटा रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बेटा आप लोग करीब करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स में या किसी भी चीज में बेटा क्लियरली फर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बेटा कोई भी दूरबीन वगैरह यूज कर रहे हो, उस दूरबीन से बेटा आप लोग किसी भी जगह पे देख रहे हो, वहां पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहां पे दो वर्ड लिखे हुए हैं ए और बी। बेटा ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब हैं। अगर आप लोग ए और बी में बेटा उस दूरबीन की वजह से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो उसकी कौन सी पावर है? रिजॉल्विंग पावर है।